बेटे और बहू ने अपने बूढ़े माता पिता को जान से मारने का प्लान बनाया। तब बूढ़े माता पिता ने भी किया गजब का कारनामा। आज सूरज की बहू ने तो हद ही कर दी। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ आकाश। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्ध आश्रम भेजो या मैं मायके चली जाती हूँ। आकाश की पत्नी राधिका अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी। तो आकाश ने कहा, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जान, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी आसानी से ये बूढ़े वृद्ध आश्रम जाने वाले नहीं हैं। इनके लिए कोई तिकड़म लगानी होगी। मुझे नहीं मालूम आकाश, तुम क्या करोगे, क्या तिकड़म लगाओगे? मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके, अब तुम गुस्सा थूक दो। आकाश बेटा, ओ आकाश बेटा। आकाश के बाबूजी सूरज जी ने आवाज लगाई तो आकाश तिलमिला उठा। देखो, यह है इनका ड्रामा। पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते हैं ये लोग। तभी तो मैं कहती हूँ इनका जल्दी से बंदोबस्त करो। और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर आवाज लगाई। आकाश बेटा, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आकाश बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? जब देखो आकाश आकाश बुलाते रहते हो। क्या कहना है? बेटा, तू कैसी बात कर रहा है अपने बाबूजी से? आकाश की माँ सीमा जी ने कहा। तो आकाश बोला, माँ, और क्या करूं? तुम दोनों को बस यही काम है। तब तक उनकी बात काटते हुए सूरज जी ने कहा, बेटा, आज तेरी छुट्टी है, तू ऐसा कर, हम दोनों को डॉक्टर के पास ले चल। तेरी माँ की आंखों में तकलीफ है, अपनी माँ की आंखों को दिखा देना और अब मेरा चेकअप करवा देना। इतना सुनते ही आकाश और ज्यादा भड़क गया। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप लोग अपना काम बढ़ा देते हैं। और पैसा कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं मुझे, जो तुम लोग इतने खर्च बता देते हो? और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। बेटा, तू इतना ज्यादा क्यों भड़क रहा है? ऐसा तो कोई भारी काम नहीं कह दिया हमने तुझसे। अभी हमारे पैरों में ताकत है, हम में दम है, हम खुद जा सकते हैं और न ही तेरे पैसों की जरूरत है हमें। तू जा, आराम फरमा। अपने बाबूजी सूरज की बात सुनकर आकाश भड़कता हुआ अपने कमरे में चला गया। सूरज जी बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम में से अपनी पत्नी सीमा जी के खर्चे पूरे किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तैयार हो जाओ। अब दोनों जने तैयार होकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके घर से निकलने के बाद राधिका फिर से आकाश से बोलने लगी। ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे आकाश, जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ राधिका, जल्द ही कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। बस अभी कुछ देर सोने दो। और हाँ, मेरे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बनाकर ले आओ। ठीक है, लाती हूँ। राधिका कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है और आकाश अपना सातिर दिमाग लगाने लगता है कि क्या किया जाए जिससे इन बूढ़ों से पीछा छुड़ाया जाए। काफी देर सोचता रहता है। इतने में राधिका कॉफ़ी बनाकर ले आए। राधिका, तुम भी कोई सुझाव दो ना। क्या करूं, क्या करना चाहिए? मेरा तो सुझाव सीधा है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालो। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये तो मेरे माँ बाबूजी ही है यार, कैसे जान से मार सकता हूँ इनको? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी सूरज जी और सीमा जी डॉक्टर के पास से दवाएं लेकर और चेकअप करवाकर वापस आ गए। डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन बाद फिर से चेकअप के लिए आना होगा। अब यही बात दोनों आपस में कर रहे थे और उनकी बातें चोरी छुपके आकाश सुन रहा था। वह अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। उनकी बातें सुनकर उसे एक सुझाव आया। वह दबे पांव वहां से निकलकर अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी राधिका को पुकारने लगा। राधिका, राधिका जी, क्या हुआ? जिस चीज का हमें इंतजार था
वह मिल गया, मुझे तरीका मिल गया इन बूढ़ों को रास्ते से हटाने का। अरे जी, क्या बात कर रहे हैं? तरीका मिल गया? हाँ बताइए, क्या तरीका है? हाँ, मुझे आइडिया मिल गया है कि किस तरह इन बूढ़े माँ बाबूजी से पीछा छुड़ाया जाए। यह सुनकर राधिका की आंखों में चमक आ गई और वह बोल उठी, क्या बात कर रहे हो आप? क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। आकाश ने राधिका के कान में आइडिया बताया तो राधिका बहुत खुश हो गई। बस राधिका, अब तो माँ बाबूजी को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाऊंगा, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गरम गरम दूध लीजिए, पी लीजिए। राधिका ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों राधिका को अपनी बूढ़ी आंखों से आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, क्योंकि राधिका दूध तो क्या, एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। हे लीजिए ना, मैं कितने प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उसके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। राधिका दूध खत्म होने का इंतजार करने लगी। दूध खत्म हो गया। ग्लास एक तरफ रखकर सीमा जी के पेट दबाने लगी। इतने में आकाश भी कमरे में आ गया और सूरज जी के पैर दबाने लगा। सूरज जी और सीमा जी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर दोनों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद राधिका और आकाश ने सीमा जी और सूरज जी को सुलाया और अपने कमरे में जाकर बोले, अरे मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं राधिका, 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो चांदनी रात है, आकाश ने कहा। दोनों बातें करते हुए सो गए। अगले दिन आकाश ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आया। आते ही सीधे अब उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। सीमा जी और सूरज जी बड़े ही खुश हुए। फिर आकाश थोड़ी देर उनके पास बैठकर अपने कमरे में चला गया। ये बूढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करवा रहे हैं, राधिका मुंह बनाते हुए कहती है। कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आकाश ने सोफे पर बैठते हुए कहा। राधिका जानती थी कि सूरज जी को गाजर की खीर बहुत पसंद है। उसने गाजर की खीर बनाकर और खीर लेकर बाबूजी और माँ जी के कमरे में जाते हुए कहा, बाबूजी, मुझे पता था आपको गाजर की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे तुम्हें कैसे पता लगा? सीमा जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ, आप भी? जब माँ बाप बच्चे के बिना बोले उसके मन की हर एक बात समझ लेते हैं और सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे भी माँ बाबू के मन की बातें पढ़ लेते हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने बाबूजी के लिए खीर बना दी। बहू की बात सुनकर सूरज जी बहुत ही खुश हुए और मन ही भगवान का शुक्र अदा करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दी। आकाश सूरज जी और सीमा जी का इकलौता बेटा था। सूरज जी प्राइवेट नौकरी किया करते थे, जिससे उनके घर का खर्च पूरा हो जाया करता था। सीमा जी बहुत ही समझदार महिला थी। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन अपने पति की कमाई पाई पाई जोड़कर उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया था। आकाश बहुत छोटा था। सूरज जी के पास ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आकाश की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। आकाश की बिजली विभाग में नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू की। रिश्तेदारों ने राधिका का सुझाव दिया। राधिका आकाश और उसके माता पिता को पसंद आ गई, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मासूम सी दिखने वाली राधिका इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सिर पर उठा लेती। सूरज जी थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन सीमा जी उतने ही ठंडे मिजाज वाली महिला थी। वह हमेशा अपने पति के गुस्से को शांत कर दिया करती थी। सूरज जी को राधिका पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन उनकी पत्नी
सीमा जी उन्हें बड़े ही प्यार से हैंडल करती और समझा देती। शादी से पहले आकाश अपने माता पिता की खूब सेवा करता था और उनकी बातें मानता था, लेकिन शादी के बाद वह राधिका के रंग में रंग गया। राधिका ने अपनी मीठी मीठी बातों से आकाश को अपनी तरफ कर लिया और अपने जाल में फंसा लिया। आकाश हमेशा राधिका के गुणगान करता और उसकी बातों में आकर अपने माता पिता पर हमेशा जल्लाता रहता। आकाश रिश्वतखोर व्यक्ति भी था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। किसी के घर में यदि वह ऐसी ही आधुनिक उपकरण देख लेता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन लोगों को परेशान करता और अपने पद का रोप दिखाकर बिना वजह जुर्माना वसूलने पहुंच जाता। सूरज जी हमेशा उसे समझाते, बेटा रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, चाहे कम में ही काम चला लो। लेकिन आकाश अपने बाबूजी की बातों का विरोध करता और उनसे लड़ने लगता। मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है, आप नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आते हैं, बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं। आकाश के कटु वचन सुनकर सूरज जी गुस्से में एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इस बात को लेकर आकाश अपने माता पिता से परेशान हो चुका था। ऊपर से राधिका आग में घी डालने का काम करती। अब सूरज जी और सीमा जी चुप्पी साधे हुए थे। क्या करते, लेकिन फिर भी माता पिता होने के नाते उनसे नहीं रहा जाता। वह बोल दिया करते थे। यह बात आकाश और राधिका को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहते थे। अब आकाश अपने माँ और बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतजार करने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 3 दिन बाद बुलाया था। जैसे ही 3 दिन बीते, आकाश रात में अपनी अगली चाल चलने के लिए माँ बाबूजी के कमरे में गए और बोला, बाबूजी उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था। न जाने टेंशन में मैंने आपको अनाप शनाप कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, कहकर सूरज जी ने उसे माफ कर दिया। फिर आकाश ने पूछा, बाबूजी आपको और माँ को डॉक्टर के पास कब जाना है? बेटा कल ही बुलाया है डॉक्टर ने, सीमा जी ने अपने बेटे को जवाब दिया। आकाश माँ के हाथ पर हाथ रखकर बोला, माँ आपको और बाबूजी को मैं खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। कल मैं खुद आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको भगवान जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को मंदिर ले जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास में ही एक अच्छा मंदिर बना है। पहले हम लोग घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा देंगे, या फिर पहले डॉक्टर को दिखा देंगे और बाद में घूमने चलेंगे, दर्शन करने चलेंगे। सीमा जी और सूरज जी यह सुनकर बड़े ही खुश हो गए। चलो भगवान की दया से बेटे और बहू को अक्ल आ गई। अगले दिन सब गाड़ी में बैठकर निकल गए। आकाश पहले अपने माँ बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गया और दवाई दिलवाई। दवाई दिलाने के बाद आकाश ने गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ दिया। वे लोग काफ़ी दूर निकल गए थे। राधिका जो सारे प्लान में अपने पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, जी काफ़ी देर हो गई है, कब तक पहुँचेंगे मंदिर? सीमा जी और सूरज जी भी बार बार आकाश से पूछने लगे। आकाश बोला, लगता है गलती से हम हाईवे पर आ गए हैं। तभी गाड़ी घर घर की आवाज़ करती है और रुक जाती है। यह उनके प्लान का एक हिस्सा था। आकाश परेशान होने का दिखावा करने लगा और अपने माँ बाप को दिखाने लगा कि गाड़ी खराब होने से वह कितना परेशान हो गया है। वह नीचे उतर कर बोनट खोलकर चेक करने लगा और नाटक करने लगा, फिर जोर से बोनट को पटकता है। इसके बाद आकाश अपने माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ, आप लोग रुको, मैं देखकर आता हूँ, आकाश ने कहा। तभी सीमा जी कहती है, बेटा रास्ता बड़ा खतरनाक लग रहा है, आराम से देखकर जाना। ठीक है माँ, बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमकर वापस आ जाता है। वहाँ से दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा,
राधिका डरते हुए पूछती है। देखता हूँ गाड़ी को खींचकर हम मैकेनिक तक पहुँच सकते हैं, फिर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं, आकाश कहता है। फिर वह अपने माता पिता से कहता है, बाबूजी, आप लोग हमारा इंतजार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा कर ले आएंगे। सीमा जी और सूरज जी बहुत डर गए थे और कहने लगे, बेटा, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक लग रहा है, बहुत सुनसान है, इधर आसपास घना जंगल भी है। तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इतना कहकर आकाश और राधिका गाड़ी को जबरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। मुझे सुकून मिला, आकाश ने राधिका के गाल को खींचते हुए कहा। डार्लिंग, अब तो खुश हो ना। बहुत खुश हूँ, राधिका ने कहा। इधर सीमा जी और सूरज जी सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई थी, लेकिन आकाश कहाँ आने वाला था। काफी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफी हो चली थी। एक तो भूख प्यास के मारे उनकी जान निकली जा रही थी, ऊपर से सुनसान रात का सन्नाटा, क्या करे। दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक जगह पत्थर पर बैठ गए। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है। वह सीनियर पुलिस ऑफिसर दया प्रसाद दुबे थे। ऐसी अंधेरी रात में इस सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को देखते हुए वह गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी से उतरकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, चाचा जी, आप लोग रात में यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। सीमा जी और सूरज जी सारी बातें बताते हैं। उनकी बात सुनकर दुबे जी को बड़ी हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। वह दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। उधर राधिका अपने पति आकाश से पूछती है, कहीं ऐसा न हो कि दोनों किसी से लिफ्ट लेकर घर आ पहुंचे। अरे नहीं राधिका, तुम्हें पता है कितना घना जंगल है। या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या चोर चक्के उन्हें मार देंगे, या वे लोग भूख प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, आकाश ने राधिका को समझाते हुए कहा। उधर सीमा जी और सूरज जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। दुबे जी ने उन्हें चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, चाचा जी, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। कुछ माह पहले ही मेरा तबादला हुआ है। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और आप दोनों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे संतान के साथ रहने से अच्छा है कि आप यहाँ मेरे साथ रहिए। जब तक चाहे आराम से रहिए। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं। सीमा जी और सूरज जी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सूरज जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू पोंछकर बोले, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता तो उसकी माँ पूरी रात जागती, अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर इच्छा पूरी की। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई जो उसने हमारे साथ ऐसा किया। सूरज जी आगे बोले, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और शिक्षित नागरिक हूँ, ऐसे चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना समाज का नैतिक पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। दुबे जी ने कहा, चाचा जी, सजा देने के लिए मैं उन्हें कुछ भी कर सकता हूँ, सीधा जेल में डाल सकता हूँ, लेकिन वे दोनों आपके लिए अपराधी हैं। इसलिए आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं। सीमा जी और सूरज जी बोले, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकाल दिया है वह घर हमारा है। हमने कड़ी मेहनत से उसे बनाया है। उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं। बाकी तुम जो भी करना चाहो पूरी तरह से हमारी रजामंदी है। तुम अपने तरीके से उनको सबक सिखाओ। दुबे जी ने सीमा जी से सारी जानकारी लेकर आकाश और राधिका को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। उन्होंने एक नोटिस तैयार किया, उनके घर भेज दिया। आकाश से कोई भी उसके माता पिता के बारे में पूछता तो वह कहता, वो लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रविवार का दिन था। आकाश अपनी पत्नी राधिका के साथ पार्टी रखे हुए था। दोनों अपने दोस्तों के साथ
लाउड म्यूजिक बजाकर नाच गाने में मस्त थे। टेबल पर तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन सजे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। नोटिस पढ़ते ही दोनों बौखला गए। नोटिस में लिखा था कि यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, इसे खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। आकाश ने वकीलों से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। आखिरकार 3 दिन पूरे होने पर दुबे जी खुद आकाश के घर पहुंचे और एक बार फिर से 3 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा। आकाश और राधिका ने तिकड़ा लगाने की कोशिश की ताकि उन्हें घर खाली करना ना पड़े, परंतु 3 दिन के भीतर ही उन्हें घर खाली करना ही पड़ा और वे किराए के मकान में जाकर रहने लगे। घर खाली होने के बाद दुबे जी सूरज जी और सीमा जी को सम्मान पूर्वक उनके घर छोड़कर चले गए। उधर राधिका और आकाश घर छोड़ने के कारण काफी दुखी थे। किराए के मकान में जाने के बाद राधिका और आकाश के बीच झगड़ा होने लगा। राधिका ने आकाश से कहा, मेरे बस का नहीं है इस साधारण घर में रहना, आपको रहना है तो रहिए, मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए। इतनी गर्मी में मैं बिना एसी के बिल्कुल नहीं रह सकती। आकाश गुस्से में बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं खुशी खुशी यहाँ रहा हूँ। कुछ दिन सब्र करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छे वकील से बात करता हूँ, राधिका ने धमकी देते हुए कहा। आपके पास 1 महीने का समय है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। आकाश चिंता में डूबा हुआ था। वह किसी तरह जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक और मुसीबत उसके सिर आ पड़ी। आकाश अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी बिजली विभाग के सीनियर ऑफिस की तरफ से रिश्वत लेने के आरोप में उसे और उसके 2 सहयोगियों को सस्पेंशन लेटर मिला। सस्पेंशन लेटर से उसे पूरे 1 साल के लिए निलंबित किया गया और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीनियर ऑफिसर सूरज जी के करीबी रिश्तेदार थे। आकाश को पहले भी 2-3 बार रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने की चेतावनी मिल चुकी थी। सस्पेंशन लेटर मिलते ही आकाश की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? आकाश ने पूरी बात बताई। राधिका गुस्से में बोली, इसलिए तो बाबूजी रिश्वत लेने से मना कर रहे थे। आकाश चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे खर्चों के कारण ही मैंने रिश्वत लेना शुरू किया। तुम ही मुझे उकसाती थी, पड़ोस में जाकर पता करती थी कि किसके घर में एसी है, किसके पास माइक्रोवेव है, और आज बाबूजी याद आ रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे उनके पास पैसे खत्म होने लगे। मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की बात कही। आकाश ने मना किया तो मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया। आखिरकार आकाश और राधिका फुटपाथ पर आ गए। अब पड़ोसियों ने भी उनकी मदद से मना कर दिया। दोनों सड़क पर बैठे लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को तैयार नहीं हुआ। भूख और गर्मी से परेशान आकाश और राधिका सोचने लगे कि उनकी हालत कैसे इतनी खराब हो गई। आकाश ने कहा, राधिका, हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपने लालच और गलत फैसलों से यह स्थिति बनाई है। अपने बूढ़े माँ बाबूजी को बीच मझधार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वहीं खड़ा कर दिया। राधिका भी रोते हुए बोली, ठीक कहते हो आकाश, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है, माटी मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने भगवान समान सास ससुर पर इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। परंतु मैं तो उनका इकलौता बेटा था, जिसे उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला, लेकिन मैं ऐसा भागा निकला। बोलते बोलते आकाश जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज गले में अटक गई। मेरे माँ और मेरे बाबूजी न जाने कहाँ होंगे, वे लोग जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में राधिका कहने लगी, आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया। चलिए ना, हम माँ और बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। इतने में दुबे जी, जो दूर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे, आकाश ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर, आप तो वही अफसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? दुबे जी बोले, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हो?
घर तो तुमने काफी पहले खाली कर दिया था, क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस पर अपने सिर झुका लिया। फिर दुबे जी बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। दुबे जी की बात सुनकर आकाश बोला, सर हमारा सामान यहीं रहने दीजिए, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा। दुबे जी का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में जा बैठे। जब जीप उनके घर के आगे रुकी तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों एक साथ बोल पड़े, यह तो आप हमें हमारे घर ले आए। अंदर गए तो वहां माँ और बाबूजी को देखकर दोनों अचंभित रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ पड़ रहे थे। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, परंतु सूरज जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और जोरदार तमाचा आकाश के गाल पर जड़ दिया। आकाश ने अपना दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहा, बाबूजी, जो भी हमने किया है उसके लिए जितने भी थप्पड़ मारिए वो कम है। बाबूजी, मारिए हम दोनों को। हमने पाप ही ऐसा किया था जिसके लिए हम सजा के हकदार हैं। सूरज जी और सीमा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर आकाश और राधिका ने कहा, बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया वही भगवान ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ में आया कि माँ बाबूजी जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर घर खड़ा करते हैं। सूरज जी और सीमा जी ने उन्हें माफ कर दिया। सूरज जी और सीमा जी दोनों को रोककर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने जो किया भगवान ने उसकी सजा तुम्हें दे दी है। माफ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते हैं। अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर आकाश जोर जोर से फूट कर रोने लगा। माँ, बाबूजी और बच्चों का मिलन देखकर दुबे जी की आंखों में भी आंसू आ गए। अब आकाश और राधिका पूरी तरह सुधर गए थे। वे सूरज जी और सीमा जी का पूरे जत्न से ख्याल रखने लगे और उनकी सेवा करते हुए एक आदर्श बेटा और बहू बन गए। फिर 2 महीने बाद एक और खुशी ने घर में दस्तक दी। राधिका, जो अब तक निसंतान थी, माँ बाबूजी की दुआओं से गर्भवती हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। 7 महीने बाद घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी किलकारियां सुनकर सबकी खुशी दोगुनी हो गई। अब सूरज जी और सीमा जी अपने पोते को देखकर जीते और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.